students, we were discussing the chapter human reproduction. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया। फर्टिलाइजेशन बताया आपको किस साइट पे होती है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोनोस्पर्मी ही कैसे मेंटेन रहती है, पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन मैंने आपको समझाया। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मैंने एक्सप्लेन किया। अभी फर्टिलाइजेशन पार्ट ओवर हो गया है, तो उसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। उसी जो एक जाइगोट बन गया था लास्ट टाइम, हमने जाइगोट बनने तक किया। जाइगोट की आगे क्लीवेज कैसे होगी और वो किस तरीके से इम्प्लांटेशन तक लीड करेगा, आज हम वो रीड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। मैं फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम डायरेक्टली आपके बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ ओवरी से हमने देखा था कि ओवरी डिफरेंट लिगामेंट्स के साथ अटैच होती है और ओवरी से इधर सेकेंडरी oocyte जो होता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। दिस इज द इन्फंटिबुलम पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। जो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम आपको ओवम का स्ट्रक्चर कराया है, सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, वो स्ट्रक्चर इस पोर्शन में रिलीज हो जाता है। वो ओवम यहाँ पे पहुंचता है। इस पोर्शन को हम एम्पुलरी रीजन या एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। ये थोड़ा ब्रॉडर रीजन होता है। यही रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होगी। मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी सिर्फ तब होती है जब यहाँ से एग और इधर से स्पर्म दोनों एक ही टाइम पे इस एरिया में पहुंचेंगे। अगर दोनों एक ही टाइम पे अगर नहीं पहुंचेंगे देन इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। दैट इज व्हाई ऑल द कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। तो अभी ये क्वेश्चन है जहां पे वी डिस्कवर्ड कि इट वाज covered by zona pellucida and different layers of corona radiata, right? And here the sperm penetrated the ova. Here the sperm penetrated the ova and it led to cortical reaction preventing polyspermy. And जैसे ही इसका सेंट्रियोल इसको मिलेगा, जैसे ही ये इधर आएगा, तभी ये इसका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो ये तुरंत ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ओवम में कन्वर्ट होने के बाद इसका क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्लीवेज मतलब पहला डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और वो पहला डिवीजन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमल पोल वाली साइड पे स्पर्म एंटर करता है। तो जैसे ही इसको सेंट्रियोल मिलेगा तो अभी स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन दिस वन ओवम और यहाँ पे इसके पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। पहली पोलर बॉडी भी इसके पास ही थी और पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। एक पोलर बॉडी जो मियोसिस 1 से रिलीज हुई थी, दूसरी पोलर बॉडी जो मियोसिस 2 से रिलीज हुई। तो ये इस तरीके से रिलीज हो जाएंगी। उसके बाद इसकी पेनिट्रेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो अब आपस में फ्यूज करेंगे। ओवम का न्यूक्लियस इस टाइम पे, क्योंकि ये ओवम बन चुका है, मियोसिस 2 हो चुकी है, तो इन दोनों के ओवम जब आपस में रिलीज करेंगे तो यही पाथवे, जिस पाथवे से स्पर्म इसमें एंटर कर रहा है, उसी पाथवे के अलोंग पहली डिवीजन होगी। जिस पाथवे के थ्रू स्पर्म एंटर कर रहा है उसी पाथवे से पहला डिवीजन हो जाएगा, यानी कि इसका डिवीजन
इसी तरीके से हो जाएगा जिस लेंथ के अलोंग स्पर्म का एंट्री हुई है, ठीक है। और लेकिन ये पहली क्लीवेज शुरू तो हो जाती है, शुरू होने तक, कंप्लीट होने तक इसको नियरली 30 घंटे लग जाते हैं। तो लेकिन 30 घंटे बाद भी इट विल स्टिल बी कवर्ड बाय zona pellucida. This is also covered by zona pellucida still, except for the site where sperm is entering here. So it is still covered by zona pellucida, and even after the first cleavage, it will still be covered by zona pellucida. ये इस स्टेज पे आप देखोगे कि कोरोना रेडिएटा खत्म हो जाती है, लेकिन जोना पेलुसिडा स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग देखेंगे कि ये 2 सेल स्टेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ये नियरली 30 घंटे बाद 2 सेल स्टेज पहुंच जाती है, और टोटल कहें तो 24 घंटे बाद यहाँ पे हमें 4 सेल स्टेज देखने को मिलती है। उसके बाद फिर से डिवीजन होगी। तो देखो, दिस वाज 30 आवर्स आफ्टर the fertilization, and this was nearly 4 cell stage was nearly 40 hours after the fertilization, and now here we will get the 8 cell stage or the 16 cell stage. अभी दिस 8 सेल और 16 सेल स्टेज, ये सेल्स दिखने में कैसे लगते हैं? ये जो शहतूत का फल होता है, शहतूत का जो फल होता है ना, जिसे मलबेरी बोलते हैं या तूती बोलते हैं पंजाबी में, तो शहतूत का जो फल होता है उसे मलबेरी बोलते हैं। तो ये मलबेरी शेप लगता है व्हेन इट इज एट 8 to 16 सेल स्टेज, और इस मलबेरी लाइक स्टेज को हम कहते हैं M for mulberry, and we call it here as morula. What do we call it? We call it morula. 8 और 16 सेल दोनों ही जो मलबेरी शेप लगेंगे, उन दोनों को ही हम मोरुला कहेंगे। अभी मोरुला, ये दोनों स्टेजेस मोरुला स्टेजेस है ना, तो इनके जितने भी ये सेल्स हैं 8 to 16 सेल स्टेज, इसके बाद ये फिर से डिवाइड होंगे, 32 सेल स्टेज भी बनेगा। लेकिन वो बनते वक्त हो जाएगा क्या कि इसके अंदर के जितने भी सेल्स हैं वो सारे दे विल बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म one layer of outer cells, एक बाहर वाले सेल्स बन जाएंगे, और बाकी इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो बाहर के सेल्स जो इसके हमें सर्कमफ्रेंस पे दिख रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर वाले सेल्स हैं, ये मास गुच्छा बना देते हैं सेल्स का, इन्हें हम कहेंगे इनर सेल मास। इस स्टेज पे हम इसको, यहाँ पे हमने मोरुला बोला था, इस स्टेज पे हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। तो मैं स्टेजेस एक बार रिवाइज करूंगी। यहाँ पे सिंगल सेल स्टेज था जब ये प्रॉपर जाइगोट बन गया एम्पुलरी रीजन में, ठीक है, एम्पुला, और वी कैन से एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं हम, ओविडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्या, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। इसका पहला क्लीवेज होगा फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर, उसको नियरली 30 आवर्स के बाद पहला क्लीवेज कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होगा। तो पहले क्लीवेज के बाद 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज बना, सॉरी 3 नहीं, 2 सेल स्टेज बनेगा। पहला डिवीजन होगा ना तो 2 सेल स्टेज बनेगा, तो इस जगह पे हमें 2 सेल स्टेज दिखाई देगा। 2 सेल स्टेज के बाद
और 10 घंटे लगेंगे, यानी कि 40 आवर्स नियरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी विल गेट द 4 सेल स्टेज। अब इसमें these 2 cells और these 4 cells, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो अंदर वाले सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये एक तरीके से इस सिंगल सेल के डॉटर सेल्स हैं। सो दीज डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अभी ये इस स्टेज पे 2 ब्लास्टोमियर्स थे, इस स्टेज पे 4 ब्लास्टोमियर्स थे, और यहाँ पे आके जब 8 या 16 सेल स्टेज हुआ ये स्ट्रक्चर, उस टाइम पे हम इसको मोरुला बोल रहे थे, और इसका शेप था मलबेरी शेप। ठीक है, यानी शहतूत का जो फल होता है उसके जैसा शेप। उसके बाद अभी यहां तक देखेंगे तो ये जोना पेलिसिडा का लेयर इंटैक्ट पड़ा था। अभी ये जो सेल्स हैं दे विल बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। यहाँ पे ये कैविटी दिखाई दे रही होगी आपको, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, और इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सील मतलब कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट है जो यूट्रस के अंदर एम्बेड होगा। मैं ब्लास्टोसील को दूसरी तरफ लेबल कर देती हूं। ये ब्लास्टोसिस्ट है जो यहाँ पे यूट्रस के अंदर एम्बेड होगा। अब उससे पहले ये बात जान लीजिए कि जो इसके डिफरेंट पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट होगा जो इसको अटैचमेंट करवाएगा, यूट्रस के साथ अटैचमेंट करवाएगा, और इनर सेल मास के अंदर जितने भी सेल्स हैं दे विल गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल। पूरा जो इंडिविजुअल है वो ये ही बनाएंगे। ठीक है, अभी जो ट्रोफोब्लास्ट के इस तरफ सेल्स हैं इनर सेल मास की तरफ, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं, और यहाँ पे इनर सेल मास के छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब ये वाले जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स विच आर इन कंटैक्ट विद इनर सेल मास, दीज पर्टिकुलर सेल्स, मैं थोड़ा डार्कन कर देती हूँ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इन सेल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। ठीक है, तो ये सेल्स ऑफ रोबर से अभी क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऐसे अटैचमेंट्स निकलेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये अटैच होगा एंडोमेट्रियम के साथ तो ये इनर सेल मास वाली साइड से अटैच होगा, यानी कि देखो अभी मुझे टाइम लगेगा कंप्लीट बनाने में, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ। आप सेल्स ऐसे मत बना के आना, प्रॉपर गोल बनाना। ठीक है, बिकॉज मेरा काम आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, तो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। अभी ये जहां पे इनर सेल मास जिस डायरेक्शन में है वहां पे ये एम्बेड होगा। इसमें यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम बना हुआ था उसके अंदर धस जाएगा। अब यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो इसके अराउंड मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और इसको अपने अंदर एम्बेड कर लेगा, धसा लेगा। जब ये इसके अंदर एम्बेड हो गया तो अब ये क्या हो गया, प्रेगनेंसी शुरू हो गया, यानी कि जेस्टेशन पीरियड शुरू हो गया। इसका इसके अंदर धसना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांट का लगना। एक तरीके से इम्प्लांट क्या होता है, कोई अलग चीज बॉडी के अंदर यूं फिक्स हो जाए। ठीक है, वो इम्प्लांट होती है वो चीज, और इम्प्लांटेशन इम्प्लांट का लग जाना। अब यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हो गया इसका, लेकिन इस इम्प्लांटेशन में क्या हेल्प करेगा, यहाँ से ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ऑफ रोबर है, यहाँ से मैंने आपको बताया इस तरीके का टिश्यू आएगा, इस तरीके से विलाय आएंगे, इनको हम कहेंगे कोरियोनिक
विलाय, ठीक है, ये कोरियोनिक विलाय। और मदर के टिश्यू से भी तो देखो, अगर हमें यहां से ये डिजिटेशन दिख रही है, अगर मैं इनको डार्क कर दूं तो इनके साथ मदर का टिश्यू वो भी इंटरडिजिटेट इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इस टिश्यू में धंसेगा तो ये भी तो इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये इंटरडिजिटेट जहां भी करेगा, सपोज करो इस पोजीशन में इधर मैटरनल और इधर से ये इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, अटक रहे हैं आपस में, तो ये चीज क्या बना देगी, ये चीज बना देगी प्लेसेंटा, ये चीज बना देगी प्लेसेंटा, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। तो अब ये चीज प्लेसेंटा बना देगी। ये कोरियोनिक विलाय पूरा जब स्ट्रक्चर इसको आसपास रख लेगा तो ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कोरियन बन जाएगा। 2 लेयर्स एक्स्ट्रा। ट्रोफोब्लास्ट will give rise to 2 layers, 2 extra embryonic layer, यानी एम्ब्रियो से अलग, एम्ब्रियो से बाहर की लेयर्स, कोरियन और एम्नियन। कोरियन ऐसे इसी तरीके से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, इसलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोरियन होता है, कोरियन प्लेसेंटा बनने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाय जो होते हैं वो इस तरीके से मैटरनल टिश्यू के साथ अटैच होकर क्या बना देते हैं, प्लेसेंटा बना देते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा कनेक्शन बनाता है बिटवीन फीटस एंड मदर, जिससे कि इस कनेक्शन से फीटस को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और एक्सपेल कर पाता है वो वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, अपने बाकी न्यूट्रिशन भी मदर से उसको मिलता रहता है। प्लेसेंटा से ही उसको कुछ हद तक एंटीबॉडीज भी मिलती हैं, और जो मेन एंटीबॉडी मिलती है वो कौन सी मिलती है, IgG। प्लेसेंटा से जो 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, आपको याद होगा +1 में मैंने करवाया था, IgG, A, M, E, D। इसमें से G है जो सबसे ज्यादा मात्रा में, मेनली G ही होती है जो इंटरप्लेसेंटल ट्रांसफर हो जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिल जाती है, पैसिवली मिल जाती है। पैसिवली मिल जाती है मतलब बच्चे की बॉडी खुद नहीं बनाती, उसको मदर से ही बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाती है, ठीक है जी। अभी तक मैंने आपको एम्नियन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया, अभी तक कोरियन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब यहां से होना क्या शुरू होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसने तो अटैचमेंट कर दिया, अभी इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होना शुरू होगा। उससे पहले मैं आपको प्लेसेंटा से के बारे में और बताना चाहती हूँ। प्लेसेंटा के बारे में तो मैंने आपको ये चीज रेफर कर दी कि प्लेसेंटा क्या करती है। ओके, आई शुड मेक नोट्स ओवर हियर फॉर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है, कनेक्शन बना रहा है एक तो बिटवीन फीटस एंड मदर फॉर ऑल न्यूट्रिशन नीड्स, ऑक्सीजन नीड्स, एक्सपेलिंग आउट वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटीबॉडीज देता है उसको, मेनली IgG। अब आपके बाकी चीजें लिखी हैं, IgG के बारे में आपके बुक में मेंशन नहीं है, इसको नोट कर लें कि IgG एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटल ट्रांसफर करके प्लेसेंटा क्रॉस करके मेनली बेबी को मिल जाती है, पैसिवली फीटस को मिल जाती है, वो होती है IgG। और यहाँ पे प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है, यानी कि एंडोक्राइनल ग्लैंड के जैसे ये काम करता है, एंडोक्राइनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। एंडोक्राइनल ग्लैंड यानी कि हार्मोन्स भी रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा, देखो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि ये तो आपको याद हो ही गया है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन तो रिलीज करेगा ही करेगा। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है।
एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन कर रहा है तो प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है। ईस्ट्रोजन भी प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है। ईस्ट्रोजन कंडीशंस प्रोवाइड करता है फीटस के लिए, और कुछ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक में वैसे भी ईस्ट्रोजन मेन रोल है। और जो खास यहाँ पे है, कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा प्लेसेंटा अभी जो नॉर्मली फीमेल्स में इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं प्रोड्यूस होते। वो होता है HPL, HCG, HPL और HCG। HPL की फुल फॉर्म है, HPL की फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो अभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें भी HCG टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, HCG टेस्ट करवाया जाता है, और HCG का अगर हम मेन रोल करें तो क्या होता है, HCG भी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और HPL, ये दोनों ही एक्चुअली HCG और HPL क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं। HCG एंड HPL दोनों करते हैं क्या, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एंडोमेट्रियम मेंटेन कर रहा है, यानी कि एक तरीके से प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है ना, एक तरीके से प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है। तो HCG HPL ये रिलीज करते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे रिलैक्सन बोलते हैं, नाम बता रहा है रिलैक्सन, क्योंकि इस टाइम पे यूट्रस के अंदर एक बेबी ने अकोमोडेट होना जिसका अभी साइज बढ़ता रहेगा। तो उस टाइम के लिए उस बेबी को अकोमोडेट करने के लिए मदर के जो कमर का रीजन है वो थोड़ा ब्रॉडन अप होगा ताकि बेबी को अकोमोडेट किया जाए। इसके लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जॉइंट होता है जो दोनों बोन्स के बीच में होता है, जॉइंट होता है। उस जॉइंट को भी डायलेट करके तो कमर वाले रीजन को ब्रॉडन अप किया जाता है ताकि बेबी उसमें प्रॉपरली अकोमोडेट हो सके, फीटस उसमें प्रॉपरली अकोमोडेट हो सके, वो भी ये करवाता है। तो ये रिलैक्स करवाता है उस रीजन को ताकि जो ग्रोइंग फीटस है वो उसमें प्रॉपरली अकोमोडेट हो सके। इसके अलावा इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ और हार्मोन्स जैसे कि थायरॉक्सिन जो कि जनरल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन का लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम पे वो ग्रोइंग फीटस को भी एक तरीके से कंट्रोल करता है। और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ये भी इस टाइम पे बढ़ जाता है। आपको कुछ बच्चों को याद होगा, बाकी रीड आउट करके देखिए आपके +1 का चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स के एड्रीनल कॉर्टेक्स में आपको 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स करवाए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मेन एग्जांपल था कॉर्टिसोल जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा, तो कॉर्टिसोल का लेवल भी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक तरफ है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एक तरफ HPL और HCG मिलके इसको कॉर्पस ल्यूटियम को तो मेंटेन करवा ही रहे हैं, इसके अलावा HPL लैक्टोजन, लैक्टोवर्ड मिल्क के लिए होता है, तो ये एक तरीके से मैमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराना शुरू कर देता है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन देता है। सिमिलरली प्रोलैक्टिन, लैक्टिन प्रो मतलब पहले, मिल्क सीक्रेट होने से पहले क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगा, तो प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करा देगा ताकि इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी फीटस को प्रॉपर मिल्क मिल सके, तो प्रोडक्शन उसकी ये शुरू करा देगा। तो एक HPL और प्रोलैक्टिन का रोल। अभी आपकी NCERT में HPL, HCG, रिलैक्सन इनके नाम हैं, रोल्स नहीं है, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ रोल्स।
HPL HCG जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन आगे एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, इसीलिए प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। HPL इसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तो मिल्क प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का भी नाम दिया हुआ है, रिलैक्सिन वर्ड आपको बता रहा है कि रिलैक्स करवा रहा है उसको, जो कमर का रीजन हम कह सकते हैं, प्यूबिक रीजन हम कह सकते हैं, उस रीजन को थोड़ा ब्रॉडन अप करता है ताकि फीटल अकोमोडेशन हो सके। इसके अलावा थायरॉक्सिन कॉर्टिसोल का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रोलैक्टिन जो है ये भी मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, इसका भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये है कि इसका प्रोलैक्टिन क्या करा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, मिल्क रिलीज या सिक्रीशन नहीं, मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, ये ध्यान रखना। और मिल्क रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है वो हम लैक्टेशन में करेंगे, ऑक्सीटोसिन नाम का एक होता है, उसके बारे में बात भी करेंगे। तो ध्यान रखना प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, यहाँ पे अभी तक मिल्क रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि स्टिल द मदर इज प्रेग्नेंट एंड फीटस इज नॉट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड आते आते हो कुछ मदर्स में होता है कि मिल्क सिक्रीशन भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये दो हार्मोन्स जो है बेसिकली मेनली प्रोलैक्टिन जो इसमें मेन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मिल्क प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मिल्क सिक्रीशन या रिलीज नहीं करवा रहे हैं। तो दिस वाज अबाउट प्लेसेंटा। अब हमने बताया कि प्लेसेंटा यहाँ पे बन जाती है। आई नीड टू रब दैट पोर्शन। मैं थोड़ा प्लेसेंटा रिपीट कर देती हूँ एक बार बिकॉज इतनी डिटेल उधर नहीं है। देन आई नीड टू रब दैट पोर्शन एंड टेल यू अ बिट मोर अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन बनाती है बिटवीन फीटस एंड मदर। सो सभी क्योंकि इस तरीके से इंटरडिजिटेट हो गया है, कोरियोनिक विलाई मेटरनल टिश्यू के अंदर धस गए हैं और इस तरीके से कनेक्शन बन गया। और ये जो कनेक्शन बना है यहाँ पे इंटरडिजिटेट होने के बाद, इस वजह से वो क्या होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है। जैसे कि मदर टिश्यू के अंदर धसा, तो अज्यूम कर लो आप यहाँ पे कि मदर टिश्यू है इस तरीके से, तो उसका भी शेप ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा ना। तो जब ये धस गया तो इस रीजन को हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। और प्लेसेंटा क्या है, फीटस और मदर के अंदर कनेक्शन है, जिससे कि मदर से बना बच्चा भी खुद तो कुछ खा नहीं रहा है ना, और एनक्लोज रीजन में है तो वो सांस भी खुद नहीं ले पा रहा है, तो मदर से ही खुलती हुई जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स को हमारी ऑक्सीजन वगैरह सब पहुंचता है ब्लड के थ्रू, तो प्लेसेंटा से ट्रांसफर होकर के वैसे ही मदर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बेबी को मिलता रहेगा और उससे जो है वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही रिलीज होता जाएगा। बाकी भी जो मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो मदर से ही बेबी को इस टाइम पे मिलता रहेगा। और कुछ इम्यूनिटी भी, पैसिव इम्यूनिटी भी मिलेगी, यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलेंगी। बेबी खुद इस टाइम पे नहीं बना रहा, खुद बनाएगा तो उसको एक्टिव बोलेंगे, खुद नहीं बना रहा, मदर से बनी बनाई मिल रही है। कौन सी एंटीबॉडीज मेनली मिल रही है, IgG एंटीबॉडीज मिल रही है। ठीक है, और प्लेसेंटा जो है इस टाइम पे एंडोक्राइन टिश्यू का भी प्लेसेंटा काम कर रहा है, यानी कि हार्मोन्स भी ये रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अलावा और कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करता है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और HCG, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये दोनों कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं याद तो मैं याद कराना चाहूंगी कि जब ग्राफियन फॉलिकल ने एग रिलीज किया था, जिस स्ट्रक्चर में एग फाइनल जो फॉलिकल बन गया था उसने एग रिलीज कर दिया था, बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करके रखता है, ताकि इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करके रखेगा ताकि ये टूटे ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो ना हो और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। कॉर्पस ल्यूटियम तब डीजनरेट नहीं होता, मैंने बताया। तो उसको कौन डीजनरेट नहीं होने देता, कौन मेंटेन करके रखता है, HCG और HPL। HPL का नाम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टो वर्ड आ रहा है, यानी कि मिल्क सिक्रेशन में भी इसका रोल है, मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल है। देन HCG टेस्ट है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है, ये भी नोट करने वाली बात है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है इस टाइम पे, रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करवाता है अकोमोडेशन ऑफ बेबी के लिए। देन ये यूट्राइन रिलैक्सेशन कराएगा और प्यूबिक सिम्फाइसिस की भी डायलेशन, दो चीजें, यूट्रस को डायलेट करा रहा है, यूट्रस को डायलेट करवा रहा है, यूट्रस को फैला रहा है, उसमें अकोमोडेट होने, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जहां पे कमर का रीजन भी जुड़ा हुआ होता है उसको यू सेपरेट करा देगा।
जिन बच्चों ने मेरे साथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट किया उनको तो ध्यान में हो गई, जिन्होंने नहीं किया वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एनसीईआरटी में जाके देख ले। दोनों जो हिप बोन्स होते हैं, दो ही हिप बोन्स होते हैं, दोनों एक एक साइड पे, वो सेंटर पे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट से अटैच होते हैं। उस जॉइंट को हल्का डायलेट करा देता है ये, ताकि कमर का रीजन हल्का ब्रॉडन अप हो जाए, बेबी उसमें अकोमोडेट प्रॉपरली हो जाए, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द बेबी। और इस टाइम पे थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल जो नॉर्मली भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनका भी लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स इस टाइम पे ज्यादा होती हैं। देन प्रोलैक्टिन जो कि एडवांस में मिल्क प्रोडक्शन शुरू करवा रहा है, ताकि आफ्टर द डिलीवरी बेबी को प्रॉपर सप्लाई ऑफ मिल्क मिल सके। ठीक है, एक बार नोटिस कीजिए, आई हैव टू रब दिस। जैसे मैंने आपको बताया कोरियन पूरा यहाँ पे प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा, तो वो प्लेसेंटा जो है वो फाइनली किस तरीके से अटैच होती है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को बात करें तो फाइनल हमारे पास किस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। होते हैं, पूरा जो प्लेसेंटा बना देता है एंडोमेट्रियम के साथ। अब ये प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम के साथ बन जाते हैं। यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते होगे कि ये मैंने फीटस बनाया है, कि यहाँ पे प्रॉपर बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। और प्लेसेंटा के साथ इस टाइम पे जैसे फाइनल डेवलपमेंट होते होते प्लेसेंटा के साथ जो फीटस होता है वो सिर्फ एक कॉर्ड के सहारे ही अटैच्ड होता है। इस कॉर्ड को हम कहते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या करती है, अम्बिलाइकल प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द फीटस विद द हेल्प ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड। सो अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैचेस, कनेक्शन बनाती है, इसका अटैचेस फीटस टू प्लेसेंटा। तो इस तरीके से प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है पूरे यूट्रस में, और इस तरीके से फीटस जो है अटैच्ड होता है इससे। अब ये वाला फ्लूइड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोरियन और एमनियन, ये वाला फ्लूइड जो फीटस के आसपास है इस टाइम पे, ये है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन का फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। इसकी हम एप्लीकेशन आगे करेंगे। एमनियन में क्या करता है, फीटस जैसे जैसे डेवलप होता रहता है तो कुछ सेल्स, जब इसकी स्किन सेल्स डेवलप हो जाते हैं उसके बाद कुछ सेल्स झड़ते भी रहेंगे एमनियन के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, इन यहाँ से सिरिंज भर के 15 ml का नियर अबाउट सोल्यूशन लेकर के, तो उसकी हम कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं। कैरियोटाइपिंग यानी कि क्रोमोसोम्स उसके स्टडी कर सकते हैं। तो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो वो बिफोर बर्थ ही उसको चेक किया जा सकता है, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है ये टेक्निक अभी बैन है इंडिया में, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन भी इससे हो सकता है, बिकॉज वो भी क्रोमोसोम्स 23rd क्रोमोसोम से हो जाता है। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में जहां पे हमें लगे जरूरत की करना पड़ेगा चेक, तो वहां पे कैरियोटाइपिंग कर दी जाती है। और इस तरीके से जैसे क्रोमोसोम्स का पूरा चार्ट बना हुआ होता है, और जो लास्ट बॉक्स होता है जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसको फिर डॉक्टर कवर करके दे देते हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे होता कैसे है ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो सेल्स ऑफ रोगर है ये डिजनरेट हो जाते हैं, और ये जो इनर सेल मास है अभी, ये इनर सेल मास, इसके बाद इनर सेल मास, देखो सेल्स ऑफ रोगर जो भी ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा थे वो डिजनरेट हो गए। यहाँ पे कोरियन और इसके इनर सेल मास के बीच में, इनर सेल मास अभी क्या करेगा, इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगी मेसोडर्म। ठीक है, और इन तीन स्ट्रक्चर से सारी बॉडी के सारे सेल्स बनेंगे। अब होता क्या है, इस एक्टोडर्म और इस कोरियन के बीच में यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है, जो धीरे धीरे इस
इनर सेल मास होता है जो पूरे फीटस के सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट कनेक्शन बना रहा है, और ट्रोफोब्लास्ट और इसके एक्टोडर्म के बीच का टिश्यू यहाँ पे एम्नियन बन गया था। ये एम्नियन है जो बाद में इस तरीके से फीटस को पूरा सराउंड कर रहा होता है। इसके भी काफी स्टेप्स होते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर सेल मास जो है दैट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू, आप इतना ही करो। वैसे पूरा सीक्वेंस होता है कि यहाँ पे पहले एक्टोडर्म बन जाता है, यूलेंडी इस तरीके से सेल्स होते हैं जो कि एक्टोडर्म बना देते हैं। एक्टोडर्म की यू डिवीजन होती है, एक्टोडर्म से एंडोडर्म बन जाता है, तो वो पूरा एंडोडर्म बन जाता है। उसके बाद इसके यहाँ पे मेसोडर्मल टिश्यू शुरू होते हैं। दैट इज कंप्लीट डिटेल, वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ये ध्यान दो कि इनर सेल मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और सारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, जो भी फीटस का सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, वो इन 3 स्ट्रक्चर से ही बनेंगे। जैसे स्किन एंड हेयर, वो सारा एक्टोडर्म से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग करते आए हो आप लोग कि ब्लड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमने जब ह्यूमन फिजियो की तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे जैसे हमने पढ़ा, तो ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी आर मेड अप ईदर ऑफ एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्लीवेज पार्ट, डिवीजन पार्ट एंड इम्प्लांटेशन। आज हमने क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन डिस्कस किया है। इनर सेल मास होगा, देखो ट्रोफोब्लास्ट जो कनेक्शन में हेल्प करेगा, इनर सेल मास होगा जो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा और बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनाएगा। क्लियर? दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। अभी जो 3 लेयर्स हैं, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन पे आजकल ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है रिसेंट ईयर्स में, बिकॉज अभी एग्जाम ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। कुछ ही पॉइंट्स थे जो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं इस चैप्टर के, वो मैंने थोड़े से आपको बता दिए हैं एक्स्ट्रा, जो जितने भी करने वाले हैं। अब ये चार्ट एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने कुछ टॉपिक्स हम ह्यूमन फिजियो में करते हैं, हमने बहुत ही थोड़ा पार्ट किया। जैसे कि ब्रेन का हमने कर लिया था, नर्वस टिश्यू ब्रेन, वो एंडोडर्म से बनता है। मेसोडर्म से ब्लड, हार्ट, तो ये सब मेसोडर्म से बन रहा है। एंडोडर्म से गट वॉल एंड ऑल, और एक्टोडर्म से स्किन, हेयर, ये सब कुछ। बट इफ यू वांट, वैसे इतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट द चार्ट, आई विल शेयर ईदर इन द डिस्क्रिप्शन और आई विल शेयर इट टू यू पर्सनली। तो वो मैं चार्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इफ यू नीड द कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड इज ऑल दिस। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। जस्ट रिवाइज ऑल दिस अबाउट द क्लीवेज पार्ट। और ब्लास्टोसिस्ट होता है जो यहाँ पे एम्बेड होता है, और वो ब्लास्टोसील होती है, इसकी यहाँ पे जो कैविटी होती है। उसके बाद यहाँ पे कोरियन और एम्ब्रियन जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये जो है क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी कि एम्ब्रियो की पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो से बाहर का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि इसको सराउंड कर रही है। और अम्बिलाइकल कॉर्ड है जो इसको प्लेसेंटा के साथ अटैच करता है फीटस को, और फीटस इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियन। एम्ब्रियन का यहाँ पे मेजर रोल क्या होगा कि वो इसको शॉक से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो कुशन सा प्रोवाइड कर रहा है एक लिक्विड में, वो एक तरीके से तैर रहा है, हैंड इन लिक्विड है, तो उससे क्या होगा, अगर मदर जो भी मूवमेंट्स करती है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड ऑल, जो भी मूवमेंट्स करेगी उससे इसको अचानक से कोई इंजरी नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑल अराउंड इसके फ्लूइड ही है। तो वही ध्यान हमें, ये जो एम्नियोसेंटेसिस जो मैंने टेक्निक बताई कि ये फ्लूइड हम लोग लेते हैं, वही ध्यान रखना होता है कि नॉट मोर देन 15 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर से ज्यादा फ्लूइड नहीं लेना होता अगर करना भी है। और ये भी ध्यान देना होता है कि वो नीडल फीटस को हिट ना कर दे। एम्नियोसेंटेसिस इसीलिए हमारे कंट्री में काफी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, मोर ओवर फीमेल फीटिसाइड को भी लीड कर ले, इसीलिए एम्नियोसेंटेसिस बैंड है। एम्नियोसेंटेसिस का टॉपिक हम लोग फिर से करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपको एनसीईआरटी में वो टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। जस्ट बिकॉज एम्नियन वाज हियर, आई वांटेड टू गिव यू अ हिंट ऑन दैट, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में जाते ही नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे जब एम्नियोसेंटेसिस पढ़ोगे। दैट इज व्हाई आई नीडेड टू टेल यू व्हाट इज एम्नियन and what is amniotic fluid,
कि जहां से वो फ्लूइड लिया जाता है. दैट थिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डिस्कस कि फीटस की जो डेवलपमेंट होती है ऑल थ्रू 9 मंथ्स कौन कौन से ऑर्गन्स, पहले मंथ के बाद उसके कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, सेकेंड मंथ के बाद क्या कुछ डेवलप हो जाता है. ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू फैसिनेटिंग थिंग. सबसे पहले 1 मंथ के बाद हार्ट बीट सुननी शुरू हो जाती है. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग देयर. एंड बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ. क्लियर? जस्ट रिवाइज ऑन दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ऑल द बेस्ट.